हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोलॉजी मास्टर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस का वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 201 से लेके क्वेश्चन पढ़ेंगे 250 तक। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि साइंस के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आज का पहला प्रश्न 201 नंबर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। दोस्तों याद रखना, हमारे जो शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 202। प्रतिवर्ती चाप कहाँ पर बनते हैं। दोस्तों, हमारे जो शरीर के अंदर प्रतिवर्ती चाप बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं। ए मस्तिष्क में बनते हैं, बी मेरुरज्जु में बनते हैं, या फिर सी पेशी कोशिका में बनते हैं, या डी इसमें से किसी में नहीं। तो याद रखना दोस्तों, जो प्रतिवर्ती चाप है वो मेरुरज्जु में बनते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 203। इसमें से कौन फल पकाने में यूज होता है। दोस्तों, इसमें से कौन फल पकाने के अंदर यूज होता है। ए इथाइलिन, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सीन, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, जो फल पकाने के अंदर काम आता है वो इथाइलिन काम आता है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 204। दोस्तों 204 प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना, CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O। तो आधा जल का अणु है, साथ में CaSO4। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ये हमारे यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाता है। क्या ऑप्शन राइट हो जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 205। प्रश्न नंबर 205, वीरेंद्रिक चूर्ण का सूत्र क्या है। दोस्तों वीरेंद्रिक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो आपको याद रखने वाली बात है CaOCl2, CaOCl2 ये वीरेंद्रिक चूर्ण का सूत्र है। तो हमारे यहाँ पर स ऑप्शन राइट हो जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 206। तो 206 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है। दोस्तों इसमें से कुछ व्यवहार दिए गए हैं, इसमें से कौन सा व्यवहार है जो पर्यावरण मित्र है। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, हाँ ये सही बात है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, पंखे या स्विच को बंद कर देना, राइट बात है। माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय विद्यालय तक पैदल चले जाना, ये भी ठीक बात है। तो उपरोक्त सभी, दोस्तों यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ये सारी बातें हमें सही लग रही है जो पर्यावरण मित्र के तौर पर सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 206 हो गया। प्रश्न नंबर 207। 207 नंबर प्रश्न में दोस्तों एक अभिक्रिया दी गई है। ये अभिक्रिया को देख के हमें बताना है कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया करने से बनता है Al2O3 प्लस 2Fe अलग हो जाता है। दोस्तों आप इस अभिक्रिया को गौर से देखोगे तो यहाँ जो Fe है वो इससे अलग हो जाता है और इसके साथ कौन जुड़ जाता है, एल्यूमिनियम जुड़ जाता है। तो आपको इस सिंपल सी अभिक्रिया से देखने को पता चल रहा है कि एक जो कि एल्यूमिनियम है, Fe का विस्थापन हो जाता है, उसकी जगह कौन आ जाता है, एल्यूमिनियम। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 208। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। दोस्तों इसमें से एक लिंगी पौधा कौन है। ए आम, बी पपीता, सी सरसों, या डी गुड़हल। दोस्तों एक लिंगी जो कि पादप है वो है पपीता। क्या है दोस्तों, पपीता। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बी एक जो पपीता है जो कि एक लिंगी पादप है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 209। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में किन भारी परमाणुओं का उपयोग होता है। दोस्तों नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में कैसे परमाणु का उपयोग होता है। ए यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, सी थोरियम, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारी भारी तत्व हैं जो इसका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में काम लेते हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 210। निम्नलिखित में से बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट अयस्क है जो किस धातु का है। ए मैग्नीशियम का है, बी सोडियम का है, सी एल्यूमिनियम का, या फिर डी बेरियम का। दोस्तों याद रखना, जो कि बॉक्साइट अयस्क है वो कि एल्यूमिनियम धातु सा है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 211। समजात अंगों का उदाहरण है। दोस्तों समजात अंगों का उदाहरण क्या है। ए हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी की दांत, सी आलू तथा घास के ऊपरी भूस्तारी, या डी यह सभी। दोस्तों ये सारे के सारे समजात अंगों के उदाहरण हैं। तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 212। वाहनों की पश्य दर्पण के रूप में किस
दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो साइड में कांच लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो किस प्रकार के होते हैं? ए अवतल दर्पण होते हैं, बी उत्तल दर्पण होते हैं, सी समतल दर्पण होते हैं, या फिर डी परवलयिक दर्पण होते हैं। दोस्तों याद रखना, जो साइड में जो दर्पण लगा होता है जिसको हम पीछे का दृश्य देखने में काम लेते हैं वो उत्तल होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल। तो हमारे यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़े दृश्य को छोटे रूप में दिखा देता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न नंबर 213। ओम के नियम से किन किन राशियों का ज्ञान होता है? तो ओम के नियम से किस राशियों का ज्ञान होता है? ए विभवांतर, बी प्रतिरोध, सी विद्युत धारा, या डी यह सभी। दोस्तों याद रखना, इन सभी का ज्ञान हमें होता है। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 214। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उस फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 50 सेमी है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी। तो दोस्तों फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो हमें क्या ज्ञात करना है? F ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, R/2। तो R में यहाँ पर कितनी दे रखी है? 50 है, इसके अंदर 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 215। तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? दोस्तों जो तंत्रिका कोशिका से धागे जैसी संरचना निकलती है उसको हम ध्रुमिका या डेंड्राइट कहते हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 216। विद्युत धारा का मात्रक है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ए ओम मीटर है, बी वोल्ट है, सी एम्पियर है, या डी वाट है। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा सी एम्पियर। क्या हो जाएगा? सी एम्पियर। तो ये एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 217। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारे कैसे टिमटिमाते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, डी प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, या सी वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, या डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जो कि तारे टिमटिमाने का सिद्धांत वो अपवर्तन के सिद्धांत पर लागू होता है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 218। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन नियमन का कार्य करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन नियमन का कार्य करता है? ए हाइपोथैलेमस, डी थैलेमस, सी पॉन्स, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, ये पॉन्स है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर श्वसन नियमन का कार्य करता है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, प्रश्न नंबर 219। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? दोस्तों हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? ए CaCO, CaOCl2, या फिर बी CaOH2, या फिर सी CaCO3, या फिर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों याद रखना, ये डी जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो ये हमारा द ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डी या फिर इसको बोल सकते हैं द, तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है लास्ट वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 220। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? दोस्तों अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन का भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 221। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलीन में डालने पर कॉपर सल्फेट की विलीन का नीला रंग धूसर हो जाता है। नीला रंग कैसा हो जाता है? धूसर। तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ठीक है दोस्तों, तो एक ये संयोजन, बी वियोजन, या डी विस्थापन, या डी द्विविस्थापन। दोस्तों इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 222। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों इन ऑप्शनों में से कौन सी धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है? ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर, या डी आयन। दोस्तों याद रखना, इनमें से हम लिथियम को आसानी से काट सकते हैं चाकू से। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 223। निम्न में से कौन मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है? तो दोस्तों दिए में से में कौन जो कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है? ए घास, हिरण, बाघ, या फिर बी घास, ग्रास हॉपर, मेंढक, सरप, गिद्ध, या फिर सी घास, जलीय कीट, मछली, सारस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, इसमें से जो घास पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है ना वो घास है, ग्रास हॉपर, मेंढक, सर्प। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ये जो कि एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो कि घास को निरूपित करता है।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 224। सन 1970 में गढ़वाल में रैनी नामक गांव में पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया। कैसा आंदोलन चलाया गया? ए नर्मदा आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, या सी खेजड़ली आंदोलन, या डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना ये चिपको आंदोलन चलाया गया। कैसा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन। तो हमारे यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 225। ईंधन के रूप में उपलों का उपयोग किया जाता है तो यह एक जैव मात्रा है कि जलने पर क्या होता है? तो ये जैव मात्रा जलने पर क्या होता है? कम धुआं निकलता है। गलत बात है, धुआं तो निकलता है। प्रदूषण मुक्त है? नहीं, प्रदूषण युक्त है। काफी धुआं निकलता है? सही बात है। प्रदूषण युक्त है? ये भी सही बात है। इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे काम इसके अंदर धुआं भी निकलता है और प्रदूषण युक्त भी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 226। CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। तो दोस्तों ये कॉपर का क्या हो रहा है? यहाँ CuSO4 था, इस कॉपर को विस्थापन करके कौन आ रहा है? Zn आ रहा है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 227। किस गैस में उपस्थित होने पर मैग्नीशियम का रिबन का दहन होता है? दोस्तों कोई भी चीज का दहन होता है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, O2 चाहिए। तो अगर रिबन का भी दहन हो रहा है मैग्नीशियम के तो भी हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 228। CaO जो बिना बुझा हुआ चूना है उसके साथ अगर हम जल डाल देंगे तो क्या बनेगा? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उपयुक्त अभिक्रिया है। दोस्तों आप इस अभिक्रिया को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है साफ साफ कि जो दोनों CaO प्लस H2O दोनों अलग थे और फिर अभिक्रिया होने पर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब संयोजन हो रहा है। तो अभिक्रिया कौन सी हो सकती है? तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 229। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों हमारे पेट के अंदर अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है तो किसका उपयोग किया जाता है? ए एंटीबायोटिक? नहीं। बी एनाल्जेसिक पीड़ाहारी? बिल्कुल नहीं। सी एंटासिड? हाँ दोस्तों ये राइट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंटासिड काम में लिया जाता है जिससे हमारी पेट की अम्लता दूर हो जाती है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 230। पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले दो रंग हैं। दोस्तों पीएच चार्ट के अंदर जो रंगों का चार्ट है उसके अंदर जो अंतिम रंग है वो किस प्रकार के? ए लाल तथा नीला, बी लाल तथा हरा, सी हरा तथा लाल, या डी नारंगी तथा हरा। दोस्तों याद रखना जो अंतिम रंग है वो लाल तथा नीला है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 231। निम्न में से कौन सा सार नहीं है? दोस्तों कौन सा सार नहीं है? ए NaOH, बी KOH, सी NH4OH, या डी C2H5OH। तो दोस्तों इसमें से सार कौन सा नहीं है? तो ये डी है ना, ये हमारा सार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 232। विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है? तो विलयन के अंदर ऐसा कौन सा आयन बनता है जिसकी वजह से जो पदार्थ की प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। दोस्तों हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो पदार्थ की अम्लता बढ़ेगी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 233। लोहे की फ्राइंग पैन, लोहे का जो फ्राइंग पैन है को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग ली जाती है? ए ग्रीस लगाकर, बी पेंट लगाकर, या सी जिंक की परत चढ़ाकर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी परत चढ़ा दी जाती है? जिंक की। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 234। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलय है तथा तत्व क्या हो सकता है? दोस्तों ये तत्व क्या हो सकता है? तो ये कैल्शियम हो सकता है। क्या हो सकता है? कैल्शियम। दोस्तों यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 235। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है? तो टिन का लेप क्यों किया जाता है दोस्तों? ए टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है? बिल्कुल नहीं, इसीलिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है? तो ये भी गलत हो जाता है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है? हाँ दोस्तों जिंक है ना वो अधिक अभिक्रियाशील है। इसका मतलब
वो किसी से अभिक्रिया कर लेगा तो फौजी पदार्थ का हो जाएगा खराब, इसलिए उसके ऊपर टिन का लेप किया जाता है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 236, कौन सी धातु जो कि ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती है? तो ऐसी कौन सी धातु जो ठंडे जल और गर्म जल से क्रिया नहीं करती? ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम या डी Fe आयरन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो कि ठंडे जल या गर्म जल किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 237, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करने से Fe अलग हो जाता है, Al2O3 बनता है, साथ में उष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, आपको नाम भी याद रखना है, इसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जो कि गाड़ियों के पुर्जे होते हैं लोहे के बने, उनको आपस में जोड़ने के लिए मशीनों के पुर्जे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 238, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजी बंध है? दोस्तों सी और सी के बीच में एक हो जाएगा, उसके बाद कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 6। ठीक है दोस्तों, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 6। तो सहसंयोजी बंध कितने हो गए? 3 ये और एक बीच वाला, कितने हो गए? 7। तो दोस्तों 7 सहसंयोजी आबंध होते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 239, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तत्व की धात्विक प्रकृति घटती है, या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, या फिर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, या इसमें से ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय हो जाती है? दोस्तों यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ये जो कि एक कथन असत्य है। तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये कथन क्या है? असत्य है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 240, तत्व X तथा XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है, जो एक क्या है? ठोस है, जिसका गलनांक अधिक है, जिसका गलनांक भी क्या है? अधिक है। आवर्त सारणी में वह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता होगा? दोस्तों याद रखना, ये समूह किस समूह के अंदर आता है? Mg मैग्नीशियम के समूह के अंदर आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 241, मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। दोस्तों मनुष्य के रुधिर में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? सभी को पता होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ बंधुता बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर स ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 242, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? दोस्तों फ्यूज तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमारे यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? ब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 243, महासागरों से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? दोस्तों महासागरों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? ए ज्वारीय, बी तरंग ऊर्जा, सी महासागर तापीय ऊर्जा, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ये सारी ऊर्जाएं जो महासागरीय ऊर्जाएं, तो हमारे यहाँ उपरोक्त सभी, द ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारी जो कि महासागरों से ऊर्जा प्राप्त होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 244, पर्यावरण की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को रोकती है? दोस्तों पर्यावरण में ऐसी कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? O3 ओजोन, ओजोन। तो ओजोन गैस है जो कि पर्यावरण के अंदर पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 245, ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस क्या कहलाता है दोस्तों? ए मृदा में अपघटित कार्बनिक पदार्थ, बी मृदा का भौतिक स्वरूप, या सी मृदा का रासायनिक स्वरूप, या डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, ए मृदा में अपघटित कार्बनिक पदार्थ जो कि ह्यूमस कहलाता है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 246, भारतीय गांव में सामान्य ऊर्जा स्रोत हैं। दोस्तों भारतीय गांव में कौन सा सामान्य ऊर्जा का स्रोत है? ए बिजली, बी कोयला, सी सूर्य, या डी लकड़ी तथा गोबर। दोस्तों भारतीय गाँवों के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा के रूप में काम लिया जाता है वो है लकड़ी तथा गोबर। तो हमारे यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 247, वन प्रबंधन संबंधित हैं। दोस्तों वन प्रबंधन किससे संबंधित है? ए सेल्वीकल्चर,
डी सेरिकल्चर, सी एपीकल्चर या डी ओलेरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको याद रखना जो वन प्रबंधन से संबंधित है वो सेल्वीकल्चर से संबंधित हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 248, लाल डाटा किताब है। दोस्तों लाल डाटा किताब क्या है? ए विशिष्ट पादपों की है, बी विलुप्त पादपों की है, डी प्रकाशावधि दर्शाते हुए पौधों की है या डी विलुप्त कगार पर पौधों की हैं। ठीक है दोस्तों, जो पौधे विलुप्त कगार पर हैं उन पौधों की ये पुस्तक है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 249, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आपको बताएं? ए बी में 25 सेंटीमीटर, सी में 100 सेंटीमीटर या डी कितना अनंत। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 250, समतल दर्पण का आवर्धन होता है। दोस्तों समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? ए +1 होता है, बी -1 होता है, सी 0 होता है या डी अनंत होता है। दोस्तों समतल दर्पण का जो कि आवर्धन होता है वो A+1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम यहाँ पर साइंस के 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।